सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो हमने भाग 2 लिया था, उसमें हमने चर्चा की कि किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जैसा कि आपको बताया था कि 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ करके 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। सरकार का दमन चक्र चला, हजारों की संख्या में लोग जेल गए, सरकार को नई जेलें तक बनवानी पड़ी। इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको गति मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, विधानमंडलों में प्रवेश, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन पर चर्चा करना सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, उसको पूर्णतः समझने के लिए, उस क्रम को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आज हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसका दमन दोनों ही पूरे जोरों से चल रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी संविधान के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इसी संदर्भ में हम बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल खोजने के लिए तथा भारत के लिए एक संवैधानिक योजना की संस्तुति करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाने का सुझाव 1929 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधान सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव में रखा था, किंतु उस सुझाव में और बुलाए गए सम्मेलन की योजना में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि योजना के अंतर्गत भारत के प्रतिनिधि भारतीय जनमत द्वारा निर्वाचित होने की बजाय ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने थे। आगे हम बात करें, सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। इसमें ब्रिटेन के तीनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, संसद सदस्यों, देशी रियासतों के शासकों के प्रतिनिधियों तथा कुछ राजनीतिक दलों और हितों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हित समूह, हितों की बात यानी हित समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु सम्मेलन का गठन नितांत असंतोषजनक था, क्योंकि उसमें न तो देशी रियासतों की जनता के प्रतिनिधि थे और न कांग्रेस के। कांग्रेस देश का प्रमुख राजनीतिक दल था और उसके अनुयायियों की संख्या भी सबसे अधिक थी। उसके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया गया कोई भी सम्मेलन बिना दूल्हे की बारात था। यानी इस सम्मेलन के लिए ये भी कहा गया कि ये बिना दूल्हे की बारात है, क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, मुख्यतः गांधी जी वहाँ नहीं थे। ये जो मैंने बात बताई है, इसको हम और विस्तार से अगर देखना चाहें तो ग्वायर और अप्पादोरोई की पुस्तक है, स्पीचेज एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड 1957, जिल्द जो फर्स्ट है, उसमें हम इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक ही था कि प्राय किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई एक राय अथवा निर्णय नहीं हो सका, किंतु इस सम्मेलन में पहली बार ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की एक योजना रखी गई। इसमें कहा गया था कि भारत की भावी शासन व्यवस्था एक अखिल भारतीय संघ के रूप में होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी रियासतें दोनों शामिल होंगे। देशी राज्यों के शासकों के प्रतिनिधियों महाराजा बीकानेर, महाराजा काश्मीर
और नवाब भोपाल ने न केवल संघ व्यवस्था का समर्थन किया अपितु ये भी कहा कि अखिल भारतीय संघ में देशी राज्य इस शर्त पर शामिल होंगे कि केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायित्व की स्थापना हो। इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, A.N. मित्रा का इंडियन एनुअल रजिस्टर कलकत्ता 1930 जिल्द सेकंड पृष्ठ 288 से 291 को और हम देखें तो ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। प्रांतों को स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन देने की बात भी की गई। इस मूल बातों पर सम्मेलन में किसी को आपत्ति नहीं थी, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसी जटिल समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सका। वैसे भी कांग्रेस की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय लिया जा सकना निरर्थक था, क्योंकि वह भारतीय जनता को मान्य नहीं होता। सम्मेलन के अंतिम दिन 19 जनवरी 1931 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के संबंध में एक वक्तव्य में ये कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के शासन का उत्तरदायित्व केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपना चाहती है और संधि काल के लिए आवश्यक आरक्षित शक्तियों का प्रावधान भी इस प्रकार करेगी कि नई संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा पूर्ण उत्तरदायी व्यवस्था का और भारत की प्रगति में बाधा न पड़े। अपनी ओर से एक व्यक्तिगत आश्वासन देते हुए मैकडोनल्ड ने यहाँ तक कहा कि उन्हें पूरी आशा और विश्वास है कि भारत शीघ्र ही दूसरे स्वशासित डोमिनियनों की तरह राष्ट्रमंडल का पूरा बराबर का सदस्य हो जाएगा। मैकडोनल्ड के जो भाषण है जिस पे अभी हमने बात की, इसके जो अंश हैं इनको हम और ज़्यादा विस्तार से अगर देखें, यानी मैकडोनल्ड के भाषण के पाठ के लिए हम देख सकते हैं इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो पृष्ठ है 475 से 485, उसमें ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा विस्तार से देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा सब कमेटी रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस रेजुलेशंस एंड प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स, मित्रा का एनुअल रजिस्टर 1930, इन सब चीज़ों में भी हम इसको और ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं। तो ये हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसे बिना दूल्हे की बारात की संज्ञा दी गई और मैकडोनल्ड द्वारा जो आश्वासन दिए गए अपने भाषण में, और महाराजा बीकानेर, महाराजा काश्मीर और नवाब भोपाल की जो बातें हैं, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की। आगामी जो भाग है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसमें हम गांधी इरविन जो समझौता है और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट, पुनः समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, विधानमंडलों में प्रवेश और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आदि पर अपनी चर्चा होगी। धन्यवाद।